ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में डिफरेंट सिनेरियोज पर पॉसिबल सिनेरियो जो है उस पर बात की गई है। इजराइल के पास अभी सब कुछ नष्ट हो गया है, वो एक न्यूक्लियर एलिमेंट इजराइल का बचा हुआ है। तो हो सकता है कि वो ये भी परमिशन मांग रहे हो कि हम स्ट्राइक कर दें, लेकिन फिर वो करेंगे तो फिर उनको अमेरिका का खास तरह का प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि फिर ईरान इजराइल का वजूद नहीं रहने देगा। तो मेरे ख्याल से ये मीटिंग कोई बहुत सिनारियोस डिस्कस करने के लिए नहीं हुई थी। नेतन्याहू अपने को कैसे बचाएं, इसके लिए मीटिंग के कुवैत के अंदर पब्लिक ने अमेरिकी अड्डों पर हमला किया है। गल्फ देश जो है, मैंने पहले ही कहा, इनके यहाँ इनमें कैपेसिटी नहीं है कि ये खुल के लड़ सके। ये तो अमेरिका और इजराइल के बल पे लड़ेंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। एक बार फिर अमेरिका ने 5 दिन के वक्फे के बाद, रिसेस के बाद, ईरान के खिलाफ आज हमले शुरू कर दिए। अभी कुछ देर में हो सकता है कुछ जवाबी हमलों की खबर भी आ जाए, लेकिन आखिर ये ट्रंप क्यों बार बार हमले शुरू कर रहे हैं? और MOU तो खत्म हो ही गया तकरीबन दोनों तरफ से, अब इजिप्ट तक भी हमले हो रहे हैं। सऊदी अरब अमेरिका के साथ मिलकर के इराक के अंदर हमले करता है, और ऐसे वक्त में जब दुनिया भर से लोग, करोड़ों लोग इराक पहुंच रहे हैं इमाम हुसैन के अरबईन के मौके पर, जिसमें नजफ से करबला तक तकरीबन 80 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पूरे दुनिया के श्रद्धालु वहां पे पहुंचते हैं। ऐसे वक्त में वहां पर भी हमला किया गया। आखिर इसके क्या मानी है? दूसरी तरफ अगर अमेरिका की नजर से देखा जाए तो साहब, अभी 2 हफ्ते पहले 4 करोड़ 30 लाख लोगों ने अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद कहा था आयतुल्लाह खामेनेई के दफन के मौके पर, और अब फिर ये इमाम हुसैन के चेहलुम पर वही कहानी फिर शुरू हो गई। गुस्सा आ रहा है ट्रंप साहब को। ये अजीब सूरत हाल है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं अमरेश मिश्रा जी, जो बहुत ही गहराई से इस पूरी जंग पर नजर रखे हुए हैं। वार हिस्टोरियन हैं, जाने माने लेखक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इस दौरान 2 बार ईरान भी जा चुके हैं। इस जंग के दौरान ही पिछले दिनों आयतुल्लाह खामेनेई के तदफीन के मौके पर, फ्यूनरल के मौके पर भी आप तेहरान में थे। आखिर वो कैसे देख रहे हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अमरेश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कैसे देख रहे हैं ये, कैसे देख रहे हैं ये जंग बढ़ती हुई आग? अब सऊदी अरब भी, जो कुछ इजराइल चाहता था कि ये अरब मुल्क हमला करना शुरू कर दें ईरान के खिलाफ, तकरीबन उस तरफ शुरुआत हो रही है। इजिप्ट पर भी हमला है। कैसे देख रहे हैं आप इन तमाम हालात को? देखिए काज़मी साहब, हालात बहुत बदल गए हैं, और वो जो बदले हैं हालात, उनकी एनालिसिस बहुत जरूरी है। अब वो आप देखिए, तो सबसे पहले इस पे आइए कि जो अमेरिका ने 5 दिन से हमले नहीं किए, वो 5 दिन से हमले उसने इसलिए नहीं किए क्योंकि ईरान ने जो आखिरी हमला किया था मेरे ख्याल से 23-24 जुलाई के आसपास, उसमें एक बड़ा नुकसान अमेरिका का हो गया था, क्योंकि 3 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे। 3 अमेरिकन सोल्जर्स खैर 22 जुलाई के उसमें मारे गए, तो 22, 23, 24 3 दिन ले लीजिए। 3 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, 2 जॉर्डन में, 1 इराक में। और अमेरिका का जो एक तरह से आईज एंड ईयर्स है, उसके आंख और कान है, जो रडार सिस्टम्स है, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, वो पूरी तरह से तबाह हो गए थे। जॉर्डन में, कुवैत में, बहरीन में। ईरान ने कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से, बल्कि आप यूं जानिए कि एक 12 दिन की जंग 2025 में हुई, एक 40 दिन की जंग 2026 की शुरुआत में हुई, और ये जो 7 जुलाई से 23-24 जुलाई तक, ये 13-14 दिन की जंग, ये तीसरी जंग हुई, क्योंकि लगातार 7 जुलाई से ईरान एग्रेसिव था, अमेरिका भी मार रहा था, तो ये तीसरी जंग हो गई थी। और इसमें जो है अमेरिकन सोल्जर्स हताहत हुए। ईरान का नुकसान कमोबेश बहुत कम था, बहुत ही कम। अगर आप 40 दिन की जंग से उसको कंपेयर कर लीजिए, ईरान ज्यादा एग्रेसिव था, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ईरान कर रहा था, और इसलिए अमेरिका को देखिए झुकना पड़ा। इस जंग में भी उसकी हार हुई, और वहां पर यह हुआ कि अब हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। अब उसके बीच देखिए, पिछले फ्राइडे को व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और चीफ ऑफ अमेरिका के जो चीफ ऑफ स्टाफ है डैन केन, और ब्रैड कूपर सेंटकॉम के चीफ, और बाकी पीट हेक्सेट वगैरह जो डिफेंस सेक्रेटरी वो तो थे ही। उसमें ये बात आई, ब्रैड कूपर वगैरह ने कहा कि भाई देखिए, अब इस समय स्टेट ऑफ हुर्मुज, ये जो आप कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ हुर्मुज पे मारते हैं
और फिर उसके बाद ये हो जाता है और फिर ईरान वापस और तगड़ी तरह से मारता है, इससे का अब कोई मतलब नहीं रहा। इट हैज रीच्ड इट्स इफेक्टिवनेस, दीज वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। ये किसके थे? ये ब्रैड कूपर, सेंटकॉम के चीफ के, कि इसकी इफेक्टिवनेस जो है खत्म हो गई। तो अगर करना है तो फिर बहुत बड़ा हमला करो, जैसे जो बार बार ट्रम्प कहते हैं, वरना ये छिटपुट चीजें कोई फायदा नहीं है। तो वो रोक दी, वो मतलब रोक दी गई। अब रोक तो दी गई, लेकिन इस बीच क्या हुआ कि ईरान भी 2-3 दिन रुका, लेकिन ईरान ने फिर मार दिया। और ईरान ने इस बीच काफी हद तक जो जैसे क्योंकि अमेरिका भी उसने स्ट्राइक्स रोक दी थी, लेकिन सऊदी अरेबिया से कहा था यमन पे बम्बार्डमेंट करो। और सऊदी अरेबिया और यमन में अब देखिए फ्यूनरल के समय से ही बवाल शुरू हो गया था, जब ईरान ने जो एयर ब्लॉकेट सऊदी अरेबिया ने यमन का किया था उसको तोड़ दिया था फ्यूनरल के दौरान। मैं वहीं था, तेहरान में था, और सना से डेलीगेशन सीधे आया था, तेहरान लैंड किया था महान एयर के प्लेन पे। और जब महान एयर का प्लेन वापस जा रहा था तो उस पे तो सना एयरपोर्ट पे जो एडन सरकार है वहां की, यमन की दूसरी सरकार, जो उसमें सऊदी अरेबिया का जो मतलब सऊदी अरेबिया की सरकार है एक तरह से, वो उसने सना एयरपोर्ट पे बॉम्बिंग कर दी थी। तो महान एयर को हुदैदा पे उतरना पड़ा था। अब वो लेकिन ब्लॉकेट टूट गया था और महान एयर की फ्लाइट उसके बाद आने जाने लगी। तो ये सऊदी अरेबिया के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और ईरान ये भी दिखाना चाह रहा था कि सऊदी अरेबिया से हमारा उस तरह का कोई झगड़ा नहीं है, कोई हमने ठीक है 40 दिन की जंग में हमने स्ट्राइक किया क्योंकि सऊदी अरेबिया गया, यूएस बेसिस है, लेकिन हम कोई बड़ी जंग सऊदी अरेबिया के साथ नहीं चाहते। पर अब ये भी स्थिति नहीं होगी कि यमन का ब्लॉकेट जारी रहेगा, यमन हमारा जो एलाई है उसके हम आ जा नहीं सकते। वैसे तो गुप्त रूप से सब कुछ चल ही रहा था यमन से, लेकिन सीधे हवाई यात्रा क्यों ना हो, ये सब बातें आ गई थी। तो उसको देखते हुए अमेरिका ने कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को प्रिपेयर किया कि हम इधर 5-6 दिन शांत रहेंगे, तुम यमन से अपना हिसाब करो। तो सऊदी अरेबिया ने स्ट्राइक्स की यमन पे। यमन ने उसका जो जवाब दिया वो बड़ा खतरनाक था। उसमें आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मार दिया सऊदी अरेबिया के। फिर एरामको की जो ऑयल फैसिलिटीज उन पे मार दिया। उसके बाद इराकी रेजिस्टेंस ने मारा। तो फिर ये हुआ कि अब अमेरिका को लगा कि सऊदी अरेबिया की इतनी हम कोशिश कर रहे थे खुल के जंग में आए, अब तो उसको खुल के जंग में आना होगा। ये भी अमेरिका का एक प्लान था। तो उसमें जो है अमेरिका ने इनकरेज किया सऊदी अरेबिया को कि भाई चलो कुछ नहीं तो यमन पे स्ट्राइक नहीं कर सकते हो तो इराकी रेजिस्टेंस पे स्ट्राइक कर दो। तो जो हुआ वेंसडे को, कल लार्ज स्केल इराकी रेजिस्टेंस पे स्ट्राइक हुई, जिसमें करबला में भी स्ट्राइक हुई। और जो आरबाइन के वक्त जो वहां पर पिलग्रिम्स आए हुए थे उनको, वो भी हताहत हुए, वो भी उसमें काफी हद तक मतलब मारे गए। करीब अगर 30 से 40 वहां पर जो कैजुअलिटीज हुई हैं उसमें अगर 20-25 जो इराकी रेजिस्टेंस के लोग हैं जो उसमें शहीद हुए, मारे गए, उनके साथ साथ सिविलियंस जो है वो भी उसमें मारे गए। उसके बाद देखिए ईरान ने फिर स्ट्राइक की और 3 बड़े हमले जॉर्डन पे कर दिए, सऊदी अरेबिया पे स्ट्राइक की और फिर इजिप्ट पे स्ट्राइक कर दी। अब इजिप्ट पे स्ट्राइक, हालांकि ईरान ने कोई ऑफिशियली उसको माना नहीं है, लेकिन बीच बीच में ईरान कहता जरूर था, मुझे अभी भी याद है, ये आज से 1 महीना पहले वो मेडिटेरेनियन सी की बात करता था ईरान कि वी कैन स्ट्राइक मेडिटेरेनियन सी एज वेल। और ये जो दमियत्ता पोर्ट जो इजिप्ट का है जिसपे स्ट्राइक हुई है और अमेरिकन कार्गो पे हुई, तो इसमें 2 थ्योरीज है। एक तो ये है कि इजराइल का फॉल्स फ्लैग अटैक भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ईरान ये दिखाना चाह रहा हो कि मेडिटेरेनियन तक वाकई हमारी रीच है। क्योंकि ईरान ने एक चीज देखिए समझ ली कि अब जब भी जंग शुरू होगी तो गल्फ देशों से बहुत ज्यादा अमेरिका अपने बेसिस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ध्वस्त हो चुके। इजराइल से भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इजराइल में भी एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह ध्वस्त हो चुके। तो अमेरिका कहां से हमला करेगा? उसके पास 2 ही ऑप्शन है, वो समुद्र से हमला करेगा इब्राहिम लिंकन वगैरह से जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, या फिर वो यूरोपियन बेसेस यूज करेगा, और या फिर मेडिटेरेनियन सी पे जो पोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करेगा, जिसमें इजिप्ट भी आता है। तो इधर ईरान ने यूरोप को भी चेतावनी दे दी, इंग्लैंड से कहा कि फेयरफील्ड बेस जो तुम्हारा है जिसको अमेरिका यूज करता है उस तक हमारी पहुंच है। बल्कि बहुत बड़ा आर्टिकल जो यूके का अखबार है टेलीग्राफ, उसमें बहुत बड़ा आर्टिकल आया कि ईरान की एक सीक्रेट यूनिट है 7100, उसने एक रास्ता बनाया पूरा ईरान से लेके फ्रांस के माध्यम से इंग्लैंड पहुंचने का,
और वो फेयरफील्ड एयरपोर्ट जो है वो उसको मिसाइल मारने की भी जरूरत नहीं है, उसको सबोटाज कर सकते हैं, कभी भी सबोटाज कर सकते हैं। जर्मनी में जो अमेरिकन बेसेस हैं वहां तक ईरान की पहुंच है, सबोटाज वाली, मिसाइल की तो बात अलग होगी। तो ये जो देखिए पूरी बात है, ये जो सिनारियो है, इसमें ये जंग अब जो शुरू हुई है, जो अमेरिका ने मारा और अभी ईरान भी मारेगा। अच्छा, अमेरिका ने जो मारा है, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, जो आज सुबह की बात है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जिस चीज के लिए ब्रैड कूपर ने मना किया था कि स्टेट ऑफ हुर्मुज वाली स्ट्राइक्स मत करना, कि साउथ ईरान में एवाज को मार दिया, बंदर अब्बास को मार दिया, ये सिरिक आइलैंड को मार दिया, कश्म को मार दिया, इससे कुछ वही अमेरिका ने किया है जो ब्रैड कूपर ने कहा था मत करना, वही किया है। और इसका मतलब यह है कि ये अमेरिका जो है वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, और इस बार सऊदी अरेबिया का जो इन्वॉल्वमेंट है उस पर वो ज्यादा ध्यान दे रहा है, जबकि असलियत यह है कि सऊदी अरेबिया को अभी लगता है अमेरिका जानता नहीं, मुझे कहना बड़ा अजीब सा लग रहा है, इतने दिनों से उनका रिश्ता है, लेकिन सऊदी अरेबिया इस समय चक्कर में फंसा हुआ है, उसको 2030 में अपना एक, क्योंकि वो जानता है कि तेल के सहारे बहुत दिन तक सऊदी अरेबिया रह नहीं सकता है, तो वो ये जो MBS का जो मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन है कि हम टेक्नोलॉजी और बाकी क्षेत्रों में शिफ्ट करेंगे, ऑयल पे डिपेंड नहीं रहेंगे, वो विजन 2023 के 7 अक्टूबर 2023 के पहले से था। वो 7 अक्टूबर 2023 ने वो पूरा वो विजन ही उसका कर दिया, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के लीडर यहिया सिनवार वगैरह ने कहा कि बेटा तुमको हम ये नहीं करने देंगे, ये जो अय्याशी है या ये जो सोच रहे हो कि हम बहुत बड़ा और इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करके हम कोई बहुत बड़ा एक हाईटेक एम्पायर खड़ा कर देंगे, यूएई से भी बड़ा, ये करने नहीं देंगे। वो 7 अक्टूबर 2023 के बाद सऊदी अरेबिया की हिम्मत नहीं हुई कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करे। अभी न्यूक्लियर डील का इतना बड़ा चारा गाजर फेंका ट्रंप ने सऊदी अरेबिया के सामने कि न्यूक्लियर डील हम तुमसे सिविलियन कर लेंगे, तो इजराइल को रिकॉग्नाइज करो, उसने कहा नहीं कर सकते इजराइल को रिकॉग्नाइज। तो अभी भी जो मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया जो आया है, ऊपर से लग रहा है कि जंग ब्रॉडन हुई है, लेकिन तुरुप के सारे पत्ते ईरान के हाथ में है, ईरान हावी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया सस्टेन नहीं कर सकता। हम बहुत सिंपल बात करें, सऊदी अरेबिया सस्टेन नहीं कर सकता। उधर मेडिटेरेनियन सी पे चाहे फॉल्स फ्लैग हो, चाहे ईरान ने मारा हो, इजिप्ट जो है वो बहुत सतर्क हो गया, और इजिप्ट की लड़ाई इजराइल से है। इजिप्ट की सेना वो इजराइल के ही मतलब खिलाफ पूरी उसकी मोर्चाबंदी है। सऊदी अरेबिया जब भी जैसे सिविलियन न्यूक्लियर डील की बात हुई थी अमेरिका से, तो सबसे बड़ी आपत्ति इजराइल ने जताई। तो अब गल्फ देशों के सामने ये है सवाल कि अगर हम अमेरिका के साथ आते हैं तो हम इजराइल के साथ देखे जाएंगे, इजराइल के साथ हम देखे नहीं जा सकते। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये ट्रंप के दिमाग के परे का कॉन्ट्रडिक्शन है, वो समझ नहीं सकता है। इजराइल जो है वो जब तक रहेगा तब तक गल्फ देश ईरान के खिलाफ पूरी तरह से खुल के किसी जंग में आने से हिचकेंगे, जो बड़े गल्फ देश। और जो छोटे हैं, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इनको तो इतना मारा ईरान ने, इनको माइक्रो स्टेट्स कह दिया है। माइक्रो स्टेट्स का मतलब है कि अब इनका कोई बहुत मतलब नहीं रह गया, हो सकता है कल ईरान ही मिला ले बहरीन को, या कोई वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा इमर्ज करे जिसमें ईरान के प्रोटेक्शन में ये लोग रहें। तो ये पूरी स्थिति है कानून। ये यानी जंग बढ़ती जा रही है, इजिप्ट तक हमला हुआ है, उधर यूक्रेन ने ईरान के जहाज पर भी हमला किया है। मुझे याद है कुछ महीने पहले ईरान के कमांडर ने धमकी दी थी कि हमारी पहुंच न सिर्फ हॉर्मोज और बाब अल मंदब बल्कि जिब्राल्टर तक, जो स्पेन वाला रास्ता है मेडिटेरेनियन का, हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपने बताया कि यूरोप तक सबोटाज की एक कैपेसिटी ईरान के पास है। अच्छा, एक एनालिस्ट ने एक बात कही, मुझे नहीं मालूम, आप चूंकि वार हिस्टोरियन भी हैं, बहुत सी जंगें आपने पढ़ी हैं, देखी हैं, क्या अब यूक्रेन रूस वॉर और वेस्ट एशिया, ये दोनों जंगें एक साथ क्लब करने की कोशिश हो रही है? ये जो एक्सपेंशन है किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? ये तो एक बहुत ही बड़ा सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है आपको? अरे ये तो वर्ल्ड वॉर का सिनारियो है, ये बेसिकली थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिनारियो है, और ये संभव है। देखिए, ये जो यूक्रेन ने जो ईरान के जहाज पे मारा, जिसमें मेरे ख्याल से 2 ईरान के नाविक या 1 वो मारे भी गए, वो ईरान ने बहुत सीरियसली लिया। ईरान बहुत ही नजदीक था यूक्रेन पे स्ट्राइक करने, बस वो यूक्रेन से ने जो माफी मांगी, उसके बाद बहुत सारे वो ड्रामा हुआ,
लेकिन रशिया इस पूरी चीज को देख रहा था, और रशिया और पुतिन का कल ही बयान आया है। बयान क्या, वो एक डिस्कशन था जिसमें पुतिन ने कहा कि भाई ईरान की जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर रही है अमेरिका के साथ, वो बहुत सफल रही है, रशिया को भी उससे सीखना चाहिए। इस तरह की बातें पुतिन ने कही, और पुतिन इस तरह की बातें करते नहीं आमतौर पर, लेकिन उन्होंने खुल के कही। तो मैं इसको इस रूप में देख रहा हूं कि यह बात सही है कि यूक्रेन रशिया की वॉर और अमेरिका वर्सेस ये ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल की वॉर, ये दोनों करीब आ रही, ये दोनों करीब आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आने वाले दिनों की सच्चाई है। और इसमें तीसरा फ्रंट भी जुड़ जाएगा जब चाइना ताइवान पे हमला करेगा। और अगर देखिए ये एक्सपैंड होता है तो फिर ये वही होगा कि ईरान, रशिया, चाइना, अमेरिका, इजराइल और नेटो का आना इसमें तय है। गल्फ देश इसमें फंस जाएंगे क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा, उनका तो वजूद का अब खतरा हो गया। अब वो ये माइक्रो स्टेट्स जो हैं ये अब इंडिपेंडेंट राज के रूप में मेरे ख्याल से बहुत दिन नहीं रहे। जो बहरीन, कुवैत, यूएई और जॉर्डन, पिछले 3-4 दिन में एक और नया डेवलपमेंट हुआ है, आपने भी जरूर उसे देखा होगा। IRGC ने जॉर्डन के अवाम, वहां की पब्लिक और वहां की फौज का शुक्रिया अदा किया है कि आपने हमें खुफिया मालूमात मुहैया की, थैंक यू वेरी मच, और हमने अमेरिका के अड्डों पर हमला कर दिया। एक पैगाम और जा गया कुवैत के लोगों के लिए। कुवैत के लोगों को यह कहा कि आप अपने मुल्क को ईरान के खिलाफ जो है वो हमलों का अड्डा मत बनने दो, और मकसद यह कि वो जो अमरीकी प्रेजेंस है उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। और वहां फिर रेजिस्टेंस का हमला भी बताया गया कि कुवैत के अंदर पब्लिक ने अमरीकी अड्डों पर हमला किया है। तो अब क्या सूरत बनेगी? अब सऊदी अरब भी इन्वॉल्व हो गया, इराक पर हमला कर दिया, और इराक से जो रिएक्शन आ रहा है सरकार का भी और मोबिलाइजेशन फोर्स का भी, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज का, वहां की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, बहुत सख्त बयानात आ रहे हैं। तो ये अब जिसके लिए फॉल्स फ्लैग मुसलसल कर रहा था इजराइल, क्या वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? ये अरब मुल्क बाकायदा ईरान के खिलाफ और इराक के खिलाफ, यानी उस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ अब खुल करके लड़ेगा, या वो जो चीन ने उसको बात समझाई थी कि ईरान से दोस्ती करो उस तरफ चलेगा? क्या होगा? नहीं देखिए कासिम साहब, मुझे नहीं लगता है कि गल्फ देश जो है, मैंने पहले ही कहा, इनके यहाँ इनमें कैपेसिटी नहीं है कि ये खुल के लड़ सके। ये तो अमेरिका और इजराइल के बल पे लड़ेंगे। जो भी इनका, एक तो देखिए सऊदी अरेबिया का ये सोचना कि ईरान कमजोर हो, ये उसके फायदे में है। कमजोर ईरान रहेगा तो एक तरह से सऊदी अरेबिया के साथ दोस्ती, अगर वो चाइना ने बातचीत कराई थी 2023 में, वो पहलू रहेगा, लेकिन एक कमजोर एक दोस्त रहेगा जो तो ज्यादा बेहतर है सऊदी अरेबिया की। लेकिन सऊदी अरेबिया ये भी जानता है कि वो सच्चाई नहीं, ईरान मजबूत हुआ है इस जंग में। ईरान की जो नई लीडरशिप आई है वो ज्यादा दृढ़ इरादों वाली है, वो ज्यादा मजबूत इरादों वाली है, और वो जो मतलब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक तक में बिलीव करती है। और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई इस बार जो ईरान ने सबसे पहले हमले किए थे। तो ये जो पूरी बात है कि गल्फ देश कुछ कर पाएंगे या इजराइल फॉल्स फ्लैग करके गल्फ देशों को, वो देखिए इजराइल के अंदर मेरे ख्याल से इजिप्ट वाला जो हमला है ना, वो ईरान ने ही मैसेज दिया, क्योंकि इजराइल के अंदर वो ताकत नहीं रही है। इजराइल कहां से मारेगा? इजराइल के पास देखिए खुद वो गाजा में, सोचिए आप, इजराइल की सोच आप देखिए क्या है कि गाजा में जहां पर जो 50% हिस्सा अभी इजराइल की मिलिट्री ने कब्जा किया हुआ है, 50% में बाकी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है, हमास है, और गाजा की जनता है 20 लाख। अब यहां पर इसके बीच में वो लोग एक 15th सेंचुरी फोर्ट्रेस बना रहे हैं, यानी वो पहले जैसे फोर्ट्रेस हुआ करती थी, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉल का पूरा कंसेप्ट ही ध्वस्त हो गया, वो हमास ने खत्म कर दिया। अब वो जा रहे हैं पुरानी तरह की जो स्टडी, वो जो अकबर का किला जैसे हुआ करता था इलाहाबाद, उस तरह की वॉल बना रहे हैं। अब उस तरह की वॉल को तो और आसान है ढाना, वो तो, और वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर एकदम हम भी हो जाएं जैसे हमास, पूरा कोई फोन पे बात नहीं करता और बिल्कुल एकदम दूसरे दौर में चला गया और हमको हरा दिया, जो कि हाईटेक हम पावर थे, हम भी उसी तरह से करें। लेकिन वो सफल नहीं होगा क्योंकि उसको गिराना और आसान है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए कि इजराइल वगैरह अभी दूसरी तरह की प्रॉब्लम में फंसे हैं। वो अभी लेबनान में उनको बहुत शिकस्त मिली है, और लेबनान में तो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, इस वजह से
हिजबुल्लाह रुका हुआ है, वरना उसने तो बहुत मारा है। लेबनान में जो पूरा 2 मार्च 2026 से जो जंग शुरू हुई लेबनान इजराइल में और जो चली, उसके बाद उसका भी अलग से एक सीज फायर हुआ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी जो जो पूरी स्थिति है उसमें जैसे जैसे जंग का दायरा बढ़ेगा, तो जंग के दायरे को बढ़ने का मैं ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरे गल्फ में मल्टी फ्रंट वॉर हो रही है। आप सोचिए पूरी दुनिया में अब बढ़ रहा है और वहां पर गल्फ बेकार हो जाएगा, मतलब वहां कोई मतलब नहीं। जब रशिया यूक्रेन की जंग यहां इस जंग से मिल जाएगी, और हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए कि ईरान यूक्रेन पे हमला कर रहा है, यूक्रेन ईरान पे हमला कर रहा है, ईरान अमेरिका पे हमला कर रहा है, अमेरिका इस पे कर रहा है, रशिया यूक्रेन पे कर रहा है, और फिर धीरे धीरे रशिया भी आ जाएगा कि वो भी जो इधर इजराइल वगैरह उस पर हमला करने लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होगी। आप सोचिए कि इजराइल में मेजॉरिटी पॉपुलेशन रशियन ज्यूज की हो गई है, और ये बहुत बड़ा एक कारण माना जाता है कि पुतिन उतने खुल के वो इजराइल के खिलाफ नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब वो आएंगे। उनकी अब क्योंकि अब थिएटर ऑफ वॉर अगर मिलेंगी तो वो आएंगे। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सिचुएशन मैप आउट कर रही है जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और ये दुनिया में फैल सकती है। ये जो एक्सपेंशन होने की उम्मीद है वो आपने पूरे सिनेरियो बताए। तो अच्छा, अभी ये जो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में मुलाकात हुई है, इसमें अंदर क्या कुछ हुआ? क्या लगता है आपके पास कुछ ऐसी डिटेल हो जो कुछ ऐसी बता सकें? क्योंकि पहुंचने से पहले यह कहा गया था कि 1-to-1 मीटिंग होने वाली है, फिर बाद में कुछ ऐसे इशारे आए कि 1-to-1 मीटिंग नहीं हो पाई। वहां पीट हेग्सेथ और फौज के सरबराह और सारे लोग वहां पे थे, और एक तरफ से इजरायली मीडिया, इजरायली ऑफिशियल्स इसे बड़ी कामयाब विजिट बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ट्रंप इजराइल के खिलाफ भी बोलते नजर आए, चाहे तुर्की के F-35 वाला मामला हो या कुछ और दूसरे इश्यूज हो। अब कहां खड़े हैं इजराइल और अमेरिका? क्या वो नजदीकियां बाकी हैं या अब दूरियों की तरफ इशारे हैं? क्या लगता है? देखिए, नेतन्याहू आए थे ट्रंप से ये कहने की टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक करो ईरान पे। ट्रंप ने मना कर दिया, बहुत सीधी बात। ट्रंप ने एक बयान भी दिया नेतन्याहू की आलोचना करते हुए कि वो जब भी चाहते आ जाते हैं और कुछ बोलने लगते हैं, मैं कहता हूँ यार अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये जो पूरी बात है, देखिए इस तरह की बात ट्रंप ने नेतन्याहू के बारे में पहले भी कही थी। गाजा जब सीज फायर हो रहा था 11 अक्टूबर 2025 का, तब भी ट्रंप ने ऐसे ही नेतन्याहू को झिड़का था। अभी फिर ट्रंप ने नेतन्याहू को झिड़का है। तो इसलिए अमेरिका ने जो सो कॉल्ड वॉर रिज्यूम की है, ये कितने दिन अमेरिका रिज्यूम कर पाएगा? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो अमेरिकन मिलिट्री ने जो कहा था कि ना करो, वही ट्रंप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बहुत दिनों तक टिकेगा नहीं। और जैसे ये सऊदी अरेबिया वाला एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया को सिविलियन न्यूक्लियर डील हो जाती अगर, तब कुछ हम समझ सकते थे कि सऊदी अरेबिया खुल के मैदान में आता। वो नहीं हुई, सऊदी अरेबिया को क्या मिला? तो सऊदी अरेबिया के अंदर से भी ये पूरी बात आ रही है। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम पे हमला होगा तो हम जवाब देंगे, लेकिन ईरान पे उन्होंने हमला नहीं किया, इराकी रेजिस्टेंस पे किया। वो भी उसमें भी एक ये था कि भाई ईरान के उसमें करीब 5 या 6 इंस्ट्रक्टर्स IRGC के वो भी इसमें शहीद हुए। लेकिन अब सवाल ये है कि ईरान तो इन सब चीजों को देख रहा है और वो सऊदी अरेबिया को उसने एक अलग तरीके से डील करने की सोच ली है, और जहां पर चाइना की भी भूमिका है, ये है। और सऊदी अरेबिया को वो जब चाहे आइसोलेट कर देगा अमेरिका से, वो डिप्लोमेटिकली कर देगा। 1-2 स्ट्राइक करेगा सऊदी अरेबिया पे हो सकता है, लेकिन फिर वो बेसिकली डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मीन से वो सऊदी अरेबिया को अलग कर देगा। तो इसलिए देखिए, अभी तो मुझको ये जो नेतन्याहू चाह रहे थे कि अमेरिका को टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक करे, फिलहाल के लिए वो टल गया है। अब वो टलेगा ही हमेशा, या क्योंकि अमेरिका के पास वही एक ऑप्शन है कि किसी माउंटेनियस रीजन में ईरान के, जहां रेडियो एक्टिविटी वगैरह सबसे कम हो, वहां मार दो और ये कहो कि हमने सबको नष्ट कर दिया, अब हम जीत गए, अब हम वापस हो रहे हैं। लेकिन वो सबसे बड़ी हार होगी अमेरिका की। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी तुमने मार दिया और उसमें तुम कह रहे हो कि हम जीत गए, और तुम कह दो कि हम, फिर तो ट्रंप बहुत बोलेंगे ना, फिर तो कहेंगे हमने पूरा ईरान तबाह कर दिया, कुछ नहीं बचा, टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दी, जापान नागासाकी हिरोशिमा कर दिया, जबकि उस तरह का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो ये देख के करेंगे कि कहां तक
ईरान भी तो जवाबी कार्रवाई करेगा, वो कोई चुपचाप वो अलग बात है, उसमें तो मैं आ ही नहीं रहा हूँ। वो ईरान जो करेगा उसके बाद उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी 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 भाई, ईरान तो कुवैत का ग्राउंड इन्वेजन भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। देखिए अभी क्या मैं बताऊं, इराक जिस तरीके से, इराक में जो डिवीजन ये लोग पैदा करना चाह रहे थे, अमेरिका करना चाह रहा था कि इस बार शिया सुन्नी नहीं, शियाओं में डिवीजन कर दो। प्राइम मिनिस्टर अल जैदी, अब प्राइम मिनिस्टर अल जैदी ये गए वहां, ये शिया हैं, जैदी शिया मेरे ख्याल से, ये वहां गए, अमेरिका गए, इनकी प्रेजेंस में ट्रंप ने ईरान को बुरा भला कहा, अल जैदी, लेकिन वापस आए, तेहरान उनको जाना पड़ा। जैसे वो तुरंत बाद तेहरान में तलब हुए और जहां चीफ जस्टिस उनसे मिले, सीजीआई, जो ईरान के सीजीआई, वो उनसे मिले। ये भी नहीं कि पेजेशियान उनसे मिले, तो उनके मिलने का मतलब है कि सीधे मैसेज सुप्रीम लीडर से था। बिल्कुल। और सुप्रीम लीडर ने कुछ उनको कहा होगा, और उसके बाद से एक कन्फ्रंटेशन, एक बहुत सारी घटनाएं हो रही है ना। तो इराक में एक घटना और हुई थी, इराकी सेना ने कुछ अल नजूबा वगैरह के खिलाफ मूव करने की कोशिश की थी, जो फेल हो गया था, वो सक्सीड नहीं किया। तो इसलिए देखिए, जो इराकी, जो वहां पर शिया सुन्नी ये लोग कराने की कोशिश करते, वो सफल नहीं हुआ। अब ये लोग शिया सुन्नी कराने की कोशिश कर रहे हैं सऊदी अरबिया के माध्यम से। करबला पे हमला करवाया, अरबाइन में कुछ पिलग्रिम्स मारे गए। लेकिन ऐसी चीजें जो हैं, ये अब देखिए, सऊदी अरेबिया को यमन भी मार सकता है, इराक भी मार सकता है, दोनों मिलके मार सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया की पोजीशन और ज्यादा वल्नरेबल होगी। मैं कह रहा हूँ, इराक भी, जो अमेरिका कोशिश कर रहा था कि इराक उसके कब्जे में आ जाए, वो नहीं हो पाया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं, अभी एक खबर आ रही थी ईरान की न्यूज एजेंसी इरना से, 2.3 मिलियन, 23 लाख ईरानी इराक पहुंच रहे हैं इस मौके पर, जब ये अरबईन के लिए वॉक हो रही है। तो इस मौके पर एक तरह से पूरा ईरान, एक बड़ी तादाद वहां पहुंच रही है और पूरी दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं वहां। अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारे लग रहे हैं। अब ये सऊदी अरब भी, ये तमाम गुस्सा जो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ भड़क रहा है इस वक्त बाकायदा, उसमें सऊदी अरब ने अपने आप को भी शामिल करके, ऐसा नहीं लगता कि अपने यहाँ की पॉपुलेशन, जो अरब पॉपुलेशन है, जो शिया पॉपुलेशन है, वो भी अपने खिलाफ और ज्यादा अपने लिए हालात खराब कर लिए? ऐसा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल ऐसे और ज्यादा हालात खराब कर लिए हैं। और लेकिन सऊदी अरेबिया को यह है कि भाई कुछ खाना पूर्ति करनी थी अमेरिका के कहने पे, पर सऊदी अरेबिया के अंदर जो सुन्नी एस्टैब्लिशमेंट है, वही सत्ता में वहां, उसका भी ये मानना है कि भाई अमेरिका का साथ देने से बहुत ज्यादा फायदा सऊदी अरेबिया को नहीं है। ये अभी भी सोच है। हालांकि इसमें ये भी होगा कि कुछ दिनों तक हो सकता है सऊदी अरेबिया को इस्तेमाल किया जाए यमन और इराक पे स्ट्राइक करने के लिए, या चुपचाप सीधे ईरान पे कोई सीक्रेट स्ट्राइक सऊदी अरेबिया कर दे, ऐसी छोटी मोटी। अब ईरान पे जब अमेरिका स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है और साउथ ईरान से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, और लोग कह रहे हैं जब तक तेहरान पे नहीं मारोगे तब तक सीरियसली कोई लेगा ही नहीं, और तेहरान पे मारने की हिम्मत नहीं हो रही है ट्रंप की, क्योंकि उसका रिजल्ट जानते हैं क्या होगा। तो इसलिए अभी जो पूरी देखिए सिचुएशन है, वो ब्रॉडली ईरान के पक्ष में है। मुझे हर तरह से एनालिसिस करके मैंने देख लिया, ईरान के पक्ष में है। सऊदी अरेबिया वगैरह जो हैं, ये इन्होंने अपना बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है, जो वो भी फेल हो गया। वो भी फेल हो गया। अच्छा, अब ये जो तेल का क्राइसिस बढ़ने वाला है, सऊदी अरब के लिए एक और मुसीबत आ गई, बाब अल मंदब बंद कर दिया गया। इसके आगे क्या क्या होगा? देखिए, वहां रास्ते बंद होने का मतलब सिर्फ तेल एक्सपोर्ट नहीं है। रास्ते मतलब बंद होने का मतलब हॉर्मोज भी बंद और बाब अल मंदब भी बंद। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सऊदी अरब की मार्केट में प्रॉब्लम आने लगेगी अगर एक आध हफ्ता और इसी तरह से चला तो। क्या 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 कुछ सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है? ये हूथियों ने इतना बड़ा कदम उठा करके अब अगली क्या तैयारी है? क्योंकि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, आपस में तालमेल बहुत अच्छी है, आगे क्या होने वाला, क्या लगता है? यही देखिए बात है, उनकी जो तालमेल बहुत अच्छी है। बाब अल मंदब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी पहले भी आई थी और अब तो उस पर लागू। अभी देखिए क्या है, सऊदी वेसल्स वहां से नहीं गुजर सकती। हाँ। सऊदी, इजरायली, कुछ अमेरिकन वेसल्स भी वहां से नहीं गुजर सकती। बाकी ट्रेड ब्रॉडली वहां से चल रहा है, लेकिन हूतीस अब वहां पर टोल
टोल उस पर अब लगाने वाले, नेक्स्ट स्टेप उनका ये है। जैसे ही टोल हुती लगाते हैं, जैसे स्टेट ऑफ हुर्मुज पे ईरान लगा रहा है, जैसे ये स्थिति होती है वहां पर तुरंत बहुत बड़ी क्राइसिस आ जाएगी। अभी तो 20% जो एनर्जी, फर्टिलाइजर्स, एल्युमिनियम तमाम जो स्टेट ऑफ हुर्मुज से निकलते थे, अरे मैं बताऊं आपको कि हम लोगों के गांव में यानी उन्नाव बाराबंकी की तरफ, वहां पर यूरिया की कीमत बढ़ी हुई है और यूरिया ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। और इसकी वजह यही है जो स्टेट ऑफ, क्योंकि यूरिया में जो पेट्रोकेमिकल लगता है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कतर और सऊदी अरेबिया की कुछ कंपनीज प्ले करती हैं। तो वो भी देखिए, और उससे देखिए किसानों के उसमें सूखा पड़ सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती। अब इधर बाब अल मंदाब भी बंद हो गया, तो 30 से 40% जो दुनिया की जो पूरी आवाजाही है एनर्जी की, प्लस जैसे मैंने कहा बेसिक जो एग्रीकल्चरल भी फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, ये हैं, एल्युमिनियम है, बहुत सारी और चीजें, तो वो प्रभावित होंगी। और सऊदी अरेबिया एक डेजर्ट है, उसको अनाज चाहिए। अब अनाज उसका कहाँ से आएगा? अनाज उसका ऐसे ही आता था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, कुछ इधर उधर से, तो वो भी एक प्रभावित होगा। तो ये तो एक देखिए बड़ा संकट है। और ये इस समय मैं वही बार बार कह रहा हूं कि ताश का 53वां पत्ता भी ईरान के हाथ में इस समय। ताश का 53वां पत्ता भी ईरान के हाथ में। अच्छा, आखिर में हमारे पास अब वक्त कम रह गया, लेकिन 4-5 मिनट में अगर आप पूरे सिनेरियो को समराइज कर सकें ताकि लोगों को थोड़ा सा और आगे तक समझने में आसानी हो, आगे क्या क्या हो सकता है, क्या इम्कान है। बताया ये गया है कि ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में डिफरेंट सिनेरियोज पर, पॉसिबल सिनेरियो जो हैं उस पर बात की गई है। और कुछ इजरायली ऑफिशियल्स ने ब्रीफ किया है वॉशिंगटन में मीडिया को। एक टाइम्स ऑफ इजराइल के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने काफी डिटेल लिखी है। तो मुख्तलिफ सिनेरियो आपकी नजर में क्या हो सकते हैं अब आने वाले वक्त में? मुख्तलिफ सिनेरियो मेरे ख्याल से काज़मी साहब, ये जो है ना, ये मीटिंग फेलियर है नेतन्याहू और ट्रंप की भी। मुख्तलिफ सिनेरियो, ये नेतन्याहू मुख्तलिफ सिनेरियो वाला है नहीं, ये वन साइडेड सोच वाला है कि न्यूक्लियर, टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दो। अब या इजराइल अपने लिए भी, इजराइल के पास अभी सब कुछ नष्ट हो गया है, वो एक न्यूक्लियर एलिमेंट इजराइल का बचा हुआ है। तो हो सकता है कि वो ये भी परमिशन मांग रहे हो कि हम स्ट्राइक कर दें, लेकिन फिर वो करेंगे तो फिर उनको अमेरिका का खास तरह का प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि फिर ईरान इजराइल का वजूद नहीं रहने देगा। तो मेरे ख्याल से ये मीटिंग कोई बहुत सिनारियोज डिस्कस करने के लिए नहीं हुई थी। नेतन्याहू अपने को कैसे बचाएं इसके लिए मीटिंग थी, और जिसमें ट्रंप ने इनके आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया। ये सच्चाई। और ये ट्रंप ने कहा कि हमको करने दो, हम जैसे हम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम यही करेंगे, बड़ी स्ट्राइक करके पीछे हट जाएंगे। यही हमको सिनारियो दिखाई पड़ता है। या फिर वॉर बढ़ेगी और वो बाकी थिएटर्स उसमें आएंगे, यानी यूक्रेन और रशिया की वॉर, और इधर मिडिल ईस्ट तक वो उसका एक्सटेंशन होगा। क्योंकि यूक्रेन पे किसी एक दिन ईरान ने मार दिया तो खेल खत्म हो जाएगा। आप सोचिए, रशिया के लिए, रशिया को भी मदद मिलेगी, यूरोप उसमें, अब यूरोप कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि यूरोप यूक्रेन के पीछे है और यूरोप बहुत दिनों से रशिया पे हमला करना चाह रहा है, लेकिन ताकत नहीं जुटा पा रहा है। क्योंकि रशिया के पास देखिए, जो अभी लोग नहीं समझ रहे हैं, रशिया के पास, रशिया जो 4 साल यूक्रेन ने खींच दिया, कोई यूक्रेन की कैपेबिलिटी नहीं है। रशिया के पास जो हथियार हैं वो रशिया इस्तेमाल नहीं कर सकता है यूक्रेन में, इतने खतरनाक है वो हथियार। वो यूरोप पे इस्तेमाल करना चाहता है, और उसके लिए वो रुका हुआ। जो उसकी जो वो क्या कहते हैं, बड़ा एक भारतीय नाम है उसका, सम्राट, जो उसकी क्रूज मिसाइल्स हैं, और बहुत और भी जो 20,000 25 मैक पे चलती हैं, जो ओरिशनिक उसने जो बनाया है इस तरह की वेपन, वो वहां यूक्रेन में यूज करेगा, सिविलियन मारे जाएंगे बड़ी संख्या में। तो यूक्रेन एक लड़ाई है जो अपनी तरह से लड़ी जा रही है, और वहां रशिया जीत रहा है। लेकिन रशिया को तो मौका है, ढूंढना है रशिया की यूरोप को कैसे मारे। और यूरोप को एक ही तरह से मार सकते हैं, जब अगर ईरान यूक्रेन पे हमला करे तो फिर यूरोप ईरान पे कुछ ना कुछ करेगा, और फिर रशिया यूरोप को मारेगा। ये देखिए सिनारियो बन रहा है। और उस वक्त, और ये नेतन्याहू क्या सिनारियो बनाएंगे? सिनारियो तो हम लोग यहाँ बैठ के बना रहे हैं। बिल्कुल।
और उस वक्त ईरान ने जो वो सैबोटेज वाली कैपेसिटी हासिल की हुई है, यूरोप में बहुत कुछ कर सकता है, उस वक्त वो भी काम आएंगी। हालात बहुत तेजी से बदल सकते हैं। दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ सकती है अगर थोड़ी सी और बेवकूफी उस तरह से हो गई जिस तरह से नेतन्याहू चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? दोनों लीडर इलेक्शनों में फंसे हुए हैं, अभी इलेक्शन सर पे हैं, क्या ये इतना रिस्क ले पाएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अमरीश मिश्रा जी, आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हमारे दर्शक आपका इंतजार करते हैं और देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और आपके चैनल को भी देखते हैं मुसलसल। आप अपडेट कर रहे हैं उस पूरे इलाके की खबरों को, हर दिन कम से कम 2 वीडियो आप दे रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से, नाजरीन से कहूंगा कि अमरीश मिश्रा जी के यूट्यूब चैनल पर जरूर जाएं, बहुत कुछ और रेगुलर जानने के लिए आपको मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।